चलें भाई, रोटेशनल मोशन के हवाले से एक और सवाल आपके सामने मौजूद है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि पिछली वीडियो में जिस तरह हमने आपको बताया था कि भाई किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट यानी घुमाने का जो असर होता है वो कहलाता है टॉर्क। टॉर्क के लिए एक और भी बड़ा खूबसूरत सा नाम है मोमेंट। ये लम्हात वाला मोमेंट नहीं है, ये मोमेंट भी इसी टॉर्क का एक और नाम है, जो कि बस ये बताता है कि कोई भी फोर्स अगर आप परपेंडिकुलरली लगाएं एक पिवट से कुछ फासले पे, तो ये फोर्स एक टर्निंग इफेक्ट रखेगी, या इस फोर्स के नतीजे में जो भी शय हमारे पास मौजूद है ये घूमना चाहेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्लेग्राउंड में सीसॉ देखा हो कि दोनों साइडों पे लोग बैठा करते हैं और एक साइड से वो सीसॉ नीचे जाता है, फिर नीचे से ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो वो दूसरी साइड से नीचे आता है। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हों, बैलेंस्ड हों, तो सीसॉ बीच में ही एक जगह रुक जाएगा। ऐसा कब हो सकता है? जब हमारे घड़ी की समत में मोमेंट यानी क्लॉकवाइज मोमेंट और घड़ी के मुखालिफ समत में मोमेंट यानी काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स बराबर हों। और ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि हमारा नेट टॉर्क जो है वो सिफर होगा। सिफर कैसे होगा भाई? इसका मोमेंट अलग निकालें, इसका मोमेंट अलग निकालें और फिर आप पता कर लीजिए कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अच्छा, और फिर आपको ये भी बताया था कि टॉर्क जो है वो सूडो वेक्टर है। अब सूडो वेक्टर क्या होता है इस पे तो हम तफसील से किसी और टाइम पे बात करेंगे, लेकिन यह है कि वेक्टर की खुसूसियात रखता है ये मोमेंट या टॉर्क। यानी जो ये दो समतें हैं हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इनमें से एक को मुस्बत और एक को मनफी लेना होगा। किसको मुस्बत लेना है, किसको मनफी लेना है, ये आपके ऊपर है। हम क्या करेंगे कि हम काउंटर क्लॉकवाइज को मुस्बत लेंगे और क्लॉकवाइज को मनफी लेंगे। सही है भाई, तो ऐसा है तो सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल में हमें ये पिवट दिया गया है। पिवट क्या है? ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द हमारे पास सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन होता है। तो भाई यहां पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं? फोर्सेस इन दोनों अशिया का वजन है। कमियत हमें मालूम है जो कि 10 किलो दी गई है। हम जी को फर्ज करेंगे कि जी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है। अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है तो यहां का वजन कितना हो जाएगा, यानी जो फोर्स लग रही होगी ये पिंक वाली, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 100 न्यूटन्स 10 केजी वाली शय की। जबकि ये जो 5 केजी वाला ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी फोर्स कितनी हो जाएगी? 50 न्यूटन। और अभी हमें नजर भी आ रहा है और मैं आपको बता भी रहा हूं कि भाई इस पे नेट टॉर्क 0 है, यानी ये सिस्टम जो है वो बैलेंस हुआ हुआ है। जिसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास टॉर्क होगा 10 केजी वाली फोर्स का जमा टॉर्क 5 केजी वाली फोर्स का, इन दोनों का हासिल जमा जो है वो हमारे पास सिफर आना चाहिए। तो जरा ये निकाल के देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टॉर्क होता है फोर्स जरब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि फोर्स का है पिवट से। गोया अगर इस फोर्स की बात करें तो इसका टॉर्क क्या बनेगा? इसका टॉर्क बनेगा 100 न्यूटन जरब आर, जिसमें हम जमा कर रहे हैं इस फोर्स का टॉर्क जो कि है 50 न्यूटन जरब 10। 50 न्यूटन जरब 10। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके दिमाग में यकीनन यही सवाल चल रहा होगा कि भाई जब सूडो वेक्टर वगैरह इतनी लंबी चौड़ी बात की थी और पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी, तो दोनों यहां पे जमा कैसे हो गए? और बिल्कुल सही बात है आपकी। हम देखेंगे कि इसमें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कहां बन रहा है। अगर आप गौर करें, पिवट यहां होने की वजह से जो फोर्स नीचे की तरफ यहां लगती है उसका असर क्या होगा कि ये इस रॉड को या इस बार को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की समत में घुमाने की कोशिश कर रही है। और हमने कहा है कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा उसको हम मनफी लेंगे। गोया ये जो हमारे पास है ये वाला मोमेंट ये मनफी होगा। इसी तरह जो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है घड़ी की मुखालिफ समत में है, तो वो तो इस फोर्स की वजह से ये बन रहा है टॉर्क। गोया ये हुआ मनफी 100 आर जमा 500 बराबर हुआ सिफर के। और ये मनफी खत्म करने के लिए अगर मैं ये करता हूं कि 100 आर को ही वहां पे ले जाऊं और सिफर हटा लूं तो ये कहानी बन जाती है। और इसके हिसाब से हमारा जो डिस्टेंस आर आ रहा है वो आ रहा है 5 मीटर। गोया अगर हम चाहते हैं कि ये सिस्टम बैलेंस हो, घूम ना रहा हो, तो ये जो 10 केजी वाला ऑब्जेक्ट है, 10 केजी वाली जो शय है, उसको हमें 5 मीटर दूर रखना होगा पिवट से, ताकि इसके टॉर्क को बैलेंस किया जा सके। सही है भाई, एक और सवाल देख लेते हैं। तो चलें भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
और अगले सवाल को देख के हो सकता है आपके हाथ पांव फूल जाएं। इतनी सारी फोर्सेस, इतने सारे फासले, कैसे होगा ये सब? कोई मसला नहीं है भाई। यहां पे आपको फोर्स निकालनी है कि +10 के फासले पे कितनी फोर्स लग रही है, और आपको बताया गया है कि नेट टॉर्क जो है वो 0 है, यानी ये सिस्टम बैलेंस है। अब बैलेंस किस तरीके से होगा भाई? बैलेंस इस तरीके से होगा कि आप कहेंगे भाई देखिए, अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स लूं तो ये तमाम तर काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होने चाहिए क्लॉकवाइज टॉर्क के। और ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, किस तरफ लग रही है? तो मैं कर ये सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से कहूं कि यार देखिए, अगर ये फोर्स फर्ज कीजिए कि नीचे की तरफ लग रही हो, तो हम इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन के बाद क्या होगा कि अगर हमारा मनफी जवाब आएगा तो इसका मतलब है कि हमने इस फोर्स की जो समत ली है वो गलत ली है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स कितने हैं। काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं? हमारे पास एक ये 5 न्यूटन की फोर्स है, 5 × 6। इस चीज से मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहां पे -6 का फासला है। -6 का फासला सिर्फ ये आपको कह रहा है कि ये जो हमारा पिवट है ना, पिवट के बाईं जानिब हम हैं। अब अगर हम लिनियर कैलकुलेशन कर रहे होते तब तो शायद इसका कोई ना कोई मकसद होता, लेकिन यहां पे हम मोमेंट्स को देख रहे हैं, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि फोर्स का असर किस समत में है। ठीक है भाई, तो काउंटर क्लॉकवाइज में 5 × 6, और दूसरी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास आ रहा है, और दूसरी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास आ रहा है? ये वाली फोर्स है जो कि पिवट के दाईं जानिब है। ठीक है भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां है, काउंटर क्लॉकवाइज हम सिर्फ देख रहे हैं, तो 6 × 3 हो गया ये, और ये बराबर होगा क्लॉकवाइज मोमेंट्स के। तो क्लॉकवाइज में सबसे पहले हमारे पास ये 10 न्यूटन की फोर्स है, 10 × 8। फिर है हमारे पास ये 50 न्यूटन की फोर्स 2 के फासले पे, जमा 50 × 2। और फिर हमने ये भी कहा है कि ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है इसका भी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो ये हो गया F10 × 10। अब आप इसकी तस्हील कर लीजिए, तो F10 जो आपके पास आएगा वो आ रहा है -13.2 न्यूटन। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस -13.2 का मतलब क्या है कि हमने जो समत ली थी वो दरअसल गलत समत है, और ये जो F10 है ये इस समत में नहीं, ये लग रही है ऊपर की समत में, और इसका जो हजम है वो है 13.2 न्यूटन।